दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त साउथ कोरियन मूवी को लेकर आया हूं जिसकी स्टोरी हमारे इंडिया से जुड़ी हुई है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मूवी में दिखाया गया है, बल्कि हकीकत में भी इस कहानी का महत्व भारत से जुड़ा है। मूवी की स्टोरी धर्म ग्रंथों से ली गई है, जिस वजह से इस पर किया गया काम माइंड ब्लोइंग है। मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इसलिए अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके हाइप करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो फिल्म की शुरुआत में हमें 2500 साल पहले की कहानी सुनाई जाती है, जब किसी शैतान ने नर्क का दरवाजा खोलना चाहा था। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर खुद भगवान बुद्ध उसका सामना करते हैं और उस शैतान की दोनों आंखें निकाल लेते हैं। कहा जाता है कि इन दोनों आंखों में ही उस शैतान की सारी शक्तियां कैद थी। इनमें से एक था द रेड आई और दूसरा था द ब्लैक आई। तो द ब्लैक आई को भगवान ने उसी वक्त एक खास कब्र में बंद कर दिया, मगर वो दूसरी आंख यानी कि द रेड आई उनसे दूर भागने लगी। इसी बीच वो द रेड आई 7 अलग अलग इंसानों के अंदर छुपते छुपते 7 रातों तक भागती रही ताकि भगवान के हाथ ना लगे। मगर 7वां शरीर पार करते ही जब वो बाहर आई तो भगवान बुद्ध वहीं खड़े थे, जिसके बाद 8वीं रात द रेड आई को भी कैद कर लिया गया। इसके बाद भगवान ने इन दोनों कब्रों को दुनिया के 2 अलग अलग हिस्सों में दफन कर दिया। द रेड आई को वेस्ट की मरुभूमि में कैद किया गया, जबकि द ब्लैक आई को ईस्ट के पर्वत श्रृंखला में कैद कर दिया गया। फिर भगवान ने अपने 2 शिष्यों को आज्ञा दी कि वो इन दोनों कब्रों को कभी बाहर ना आने दें और उनकी रखवाली करें, क्योंकि अगर ये दोनों आंखें कभी भी मिल गईं तो अनर्थ हो जाएगा। तो मूवी यहाँ से एक शिफ्ट लेती है और हमें सीधा सन 2005 का सीन दिखाया जाता है, जब इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर तले एक हलचल होती है। यहाँ हम किम नाम के प्रोफेसर से मिलते हैं, जो कहता है कि उसने एक खास कब्र का पता ढूंढ लिया है। ये प्रोफेसर इसी इलाके में पहुंचता है जहां सचमुच ही रेत के अंदर उसे एक हजारों साल पुरानी कब्र मिल जाती है। और इस डिस्कवरी से प्रोफेसर किम को बहुत फेम मिलता है। लेकिन तभी हमें बताया जाता है कि उस कहानी के मुताबिक यही कब्र है जिसमें आज से हजारों साल पहले उस रेड आई को दफन किया गया था। इसलिए हर तरफ खबरों में बस इसी बात की चर्चा थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने इस कब्र की कार्बन डेटिंग की तो ये क्लेम झूठा पाया गया, जिस वजह से एक झटके में ही सभी लोग प्रोफेसर किम को झूठा करार दे देते हैं। फिर अगले सीन में हम प्रोफेसर को इसी बात से परेशान देखते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं कहा था और वो इस बात को साबित करके रहेंगे। अब इस पॉइंट पर हम आसमान में रेड मून को देखते हैं। साथ ही न्यूज चैनल से हमें मालूम होता है कि यह खास ब्लड मून 14 साल बाद आया है, जो कि बेहद खास है। साथ ही प्रोफेसर ने भी अपनी बात प्रूफ करने के लिए भी शायद इसी खास दिन को चुना था। इसलिए हम उन्हें अपने कमरे में एक रिचुअल परफॉर्म करते देखते हैं। यहाँ किम के पास कुछ बॉटल्स थीं, जिसमें उन्होंने खून इकट्ठा करके रखा था। इसके बाद वो उस कब्र को खोलकर उसमें एक एक करके सारी बॉटल्स खाली कर देता है। फिर कुछ पल के लिए उस छोटे से कब्र में रिएक्शन जैसा कुछ तो होता है और देखते ही देखते ये खून की बूंदें लाल लाल आंखों में तब्दील हो जाती हैं। फिर हम देखते हैं कि प्रोफेसर इस आंख को इंस्पेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में वहां कोई हादसा होता है, जिससे वहां अचानक एक तूफान सा आ जाता है और यह सीन यहीं पर एंड हो जाता है। फिर अगले सीन में इन सबसे दूर हम दूसरी तरफ पहुंचते हैं ग्वांगजू के जंगलों में, जहां हमें बुक्सान नाम की एक मोनेस्ट्री दिखाई देती है। उस मोनेस्ट्री में एक भिक्षु बैठकर जाप कर रहे थे कि इतने में अचानक एक झटके में उनके कमरे का दरवाजा खुल जाता है और फिर वो भी आसमान में उस लाल चांद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि वहां का एटमॉस्फेयर एकदम से बदल चुका है। इसके बाद वो भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने प्रार्थना शुरू करते हैं और हम उनके पास भी पत्थर का एक कब्र देखते हैं, जिसे निकालते हुए वो गौर करते हैं कि अब वक्त आ चुका है। और इसी पल ये भिक्षु यानी मॉन्क किसी सोनेवा नाम के आदमी को भी याद करते हैं। फिर अगले सीन में हम इसी सोनेवा से मिलते हैं, जो मजदूरों के साथ काम तो करता है लेकिन दूसरे लोगों के साथ थोड़ा कटा कटा सा रहता है। उसके साथ ही भी सोनेवा के अजीब से व्यवहार के बारे में बात करते हैं कि शायद कभी वो मॉन्क हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही अजीब हो चुकी है। फिर यहाँ से हम दोबारा बुक्सान पहुँचते हैं, जहाँ हम उसी बूढ़े मंक को दोबारा देखते हैं। फिलहाल उनकी तबीयत बहुत खराब लग रही है और ऐसे में उनसे मिलने शिष्य चिंगसुक आता है। इस चिंगसुक को मोनेस्ट्री में अब 2 साल हो चुके हैं और उसने अपने गुरु के कहने पर मौन व्रत का प्रण ले रखा है, यानी वो तब तक कुछ नहीं बोल सकता जब तक खुद ये मंक उसे अपना व्रत तोड़ने को ना कहे। फिर बातचीत के दौरान चिंगसुक गुरु से पूछता है कि आखिर भगवान बुद्ध ने उस शैतान को खत्म क्यों नहीं किया।
तो इस बात पर वो गुरु कहते हैं कि शैतान को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है। इसलिए भगवान ने उसकी आंखों को अलग अलग जगह पर कैद कर दिया और उसके बाद उन्होंने अपने 2 संतों को, जिनमें से एक वर्जिन लड़की थी और दूसरा एक मॉन्क था, तो उन दोनों को उसकी रखवाली के लिए रख दिया। मगर अब इस बात को हजारों साल बीत चुके हैं। गुरु आगे कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब कोई इंसान उस रेड आई को आजाद कर देगा। उस दिन से वो शैतानी आंख फिर से पिछली बार की तरह 7 रातों तक 7 लोगों में से गुजरेगी और 8वीं रात आखिरी इंसान को पार करके ब्लैक आई तक पहुंचेगी। जब वो दिन आएगा तब उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसा होने से रोके। उन्हें हर साल में उस शैतानी आंख को आखिरी पड़ाव, यानी कि वो वर्जिन सेंट जो उस आंख की रखवाली कर रही है, उससे पार जाने से रोकना होगा। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि 2500 साल पहले भगवान ने ब्लैक आई को जहां छुपाया था वो यही मॉनेस्ट्री थी, और हमने गुरुजी के पास जो कब्र देखी थी वो उसी ब्लैक आई की कब्र थी। यानी इस वक्त इसकी रखवाली खुद गुरुजी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि अब हम जानते हैं कि गुरुजी की भविष्यवाणी सच हो चुकी है। द रेड आई, जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था, वो आजाद हो चुका है और अब अपने 7 रातों का सफर शुरू कर चुका है, क्योंकि अब वो हर साल में इसी ब्लैक आई तक पहुंचना चाहता है। अब अगले सीन में हम रात का समय देखते हैं, जहां किसी जंगल में तेज बारिश हो रही थी। उस बारिश के बीच एक सोल्जर मौजूद होता है, जिस पर कोई अनजान क्रिएचर अचानक से हमला कर देता है। अब इस हमले के बाद हम उसी सिपाही को एक मोटेल के सामने खड़ा पाते हैं, जहां उसकी हालत देखने में थोड़ी अजीब लग रही होती है। वो किसी तरह से इस मोटेल में दाखिल हो जाता है और एक कमरे की तरफ आगे बढ़ जाता है। इस कमरे में हम एक जवान लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखते हैं, जो अपने पार्टनर को बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो एक मेडिटेशन कैंप में थी। ये कैंप एक प्रोफेसर ने शुरू किया था, जहां उसके अलावा और भी लोग थे। वो कहती है कि पता नहीं क्यों, लेकिन वहां पर उन सभी के ब्लड सैंपल्स कलेक्ट किए जाते थे, जो कि काफी अजीब बात थी। लेकिन इसके बदले में उन्हें काफी पैसे मिलते थे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जिस प्रोफेसर के बारे में ये लड़की बात कर रही है वो असल में प्रोफेसर किम ही होंगे। खैर, तभी इनकी बातचीत के दौरान ही हम उस अजीब आदमी को इस कमरे में एंटर करते देखते हैं, जो कि एकदम जंगली तरीके से इन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ वो गुरु चिंगसुक को आधी रात में उठाकर कहते हैं कि अब वक्त आ चुका है, उसे सोनेवा को अब ढूंढना होगा, ये बताने के लिए कि शैतान वापस आ चुका है। ऐसा कहते हुए गुरु चिंगसुक को वही पत्थर का कफन दे देते हैं जिसमें ब्लैक आई मौजूद है। फिर अगली सुबह पूरे शहर में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, जब पुलिस और डिटेक्टिव टीम को उस मोटेल में एक डरावना क्राइम सीन दिखाई देता है। वहां कमरे में मिलती है उसी सिपाही और उस आदमी की लाश, जो बहुत ही अजीब थी। उनका पूरा बदन सूख कर अकड़ गया था, मानो किसी ने उनकी जान सोख ली हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस औरत का कोई अता पता नहीं था। फिर पुलिस सीसीटीवी कैमरे में देखती है कि वो औरत अपना सामान छोड़कर होटल से चुपचाप निकल रही थी, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर दूसरी तरफ बुक्सान में गुरुजी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद चिंगसुक मोनेस्ट्री में दूसरे मॉन्क से सोनेवा का पता पूछता है और उसकी खोज में निकल जाता है। अगले सीन में हम सोनेवा को अपने घर में देखते हैं। वो काफी परेशान लग रहा था, क्योंकि उसे अपने चारों तरफ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। ये आवाजें उसे चीख चीख कर मदद करने की पुकार कर रही थी, मगर सोनेवा बदले में कोई रिएक्शन नहीं देता, मानो वो इस चीज से थक चुका हो। असल में सोनेवा एक तांत्रिक है और दूसरी आत्माओं को पार करवाना उसका फर्ज होता है, लेकिन किसी कारण से सोनेवा अब ये काम छोड़ चुका है। इधर सोनेवा को ढूंढते हुए चिंगसुक भी शहर तक पहुंच चुका होता है, लेकिन रास्ते में उससे अपने गुरु का दिया हुआ वो पत्थर खो जाता है। इसी बीच वो तो देख नहीं पाता, लेकिन एज एन ऑडियंस हम देख पाते हैं कि उसका वो पत्थर एक लड़की उठा लेती है, जो दूर से उस पर नजर रखे हुए थी। अब इस सब से बेखबर चिंगसुक सोनेवा का पता पूछते पूछते उसके घर तक आ पहुंचता है और उसको वो सारी बातें बता देता है जो उसके गुरु ने बताई थी। यहाँ शैतान का नाम सुनकर सोनेवा बहुत परेशान हो उठता है, लेकिन फिलहाल वो चिंगसुक से कुछ नहीं कहता। लेकिन बाद में चिंगसुक के सोने पर हम सोनेवा को गुरुजी से जुड़ते हुए देख पाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि शैतान को रोकना या फिर आत्माओं को उनका रास्ता दिखाना, ये सब सोनेवा का कर्म है और वो इससे भाग नहीं सकता। इसलिए उसे हर हाल में उस 7वें पड़ाव को और उस लड़की को ढूंढना होगा, इससे पहले कि शैतान उसे ढूंढ ले। अब तक गुरुजी समझ चुके थे कि द ब्लैक आई उसी लड़की के पास है, यानी सोनेवा को उसे खत्म करना ही होगा, ताकि शैतान उसके जरिए से ब्लैक आई तक पहुंच ना पाए। लेकिन अब तक शैतान भी अपनी अगली चाल चल चुका था, क्योंकि अगले ही सीन में हम देखते हैं कि पुलिस को उस मोटेल वाली लड़की की लाश मिल जाती है, और वो भी ठीक उसी हालत में।
इधर वो डिटेक्टिव समझ नहीं पाते कि आखिर ये मौतें हो कैसे रही हैं। इसी बीच उस डिटेक्टिव का दोस्त और कलीग डोंग जिन उससे कहता है कि उसे ये मौतें बहुत ही सुपरनैचुरल सी लग रही हैं। इसलिए अब वो किसी तांत्रिक की मदद लेने की बात करता है जो ऐसे केसेस सॉल्व करने में माहिर है। लेकिन डिटेक्टिव को डोंग जिन की बातें बकवास लगती है और वो उसे इस केस को साइंटिफिक नजरिए से सॉल्व करने की सलाह देता है, साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार करने को कहता है। इधर हम देखते हैं कि अब ये शैतान किसी दूसरी लड़की में जा पहुंचा है। हम इस लड़की को भी वैसे ही बदहवास हालत में बीच सड़क पर खड़ा देखते हैं कि तभी वहां से एक डिलीवरी मैन गुजरता है। अब उस लड़की को ऐसे खड़ा देख उसे लगता है कि शायद उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो उससे बात करने आता है और हम जान पाते हैं कि ये डिलीवरी मैन और ये लड़की भी उसी मेडिटेशन कैंप का हिस्सा रह चुके हैं जिसके बारे में वो मोटेल वाली लड़की बात कर रही थी। यहाँ ये आदमी इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की उसी पर झपट पड़ती है और हम इस आदमी की चीख सुन पाते हैं। फिर कुछ पलों के बाद हम वहां से सिर्फ इस डिलीवरी मैन को जिंदा निकलते देखते हैं, जो अब किसी लाश की तरह चलते चलते एक घर के आगे पहुंचता है। अब शॉकिंगली ये घर उसी लड़की का था जिसे हमने चिंगसुक पर नजर रखते देखा था। अब ये लड़की इस आदमी को अंदर से छुपकर देखती है और डोर के सामने खून का एक कटोरा रख देती है। अब इसका क्या मतलब था ये तो पता नहीं, लेकिन इससे ये आदमी अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है और वहां से चला जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और अब तक द रेड आई के सफर के 5 दिन पूरे हो चुके थे। ऐसे में चिंगसुक और सोनेवा भी अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें हर हाल में उस लड़की के 7वें पड़ाव को ढूंढना होगा, इससे पहले कि द रेड आई उसे ढूंढ निकाले। इसके लिए सोनेवा एक माला और एक कुल्हाड़ी निकालता है जो उसके गुरु ने उसे इस काम के लिए दिया था। इसके बाद हम सोनेवा को अपने सफर की तैयारी करते देखते हैं, जिस दौरान उसे अपने बैग में एक चिट्ठी भी मिलती है। इस चिट्ठी पर किसी पार्क जिन्सू का नाम लिखा हुआ होता है और साथ ही इस बैग में खून से लथपथ एक शर्त भी रखी थी, जिसे देखकर सोनेवा काफी इमोशनल हो जाता है। इतना ही नहीं, इस बैग में सोनेवा को एक तस्वीर भी मिलती है जिसमें वो वर्जिन लड़की यानी शमन मौजूद थी। इस तस्वीर में उसका एड्रेस भी था जो गुरुजी ने उसके लिए छोड़ा था, क्योंकि पास्ट में कभी ये लड़की खुद भी ग्वांगजू की उस मॉनेस्ट्री का हिस्सा थी। तो इस तरह अब सोनेवा इसी एड्रेस पर जाने का फैसला करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम सोनेवा और चिंगसुक को साथ में उस एड्रेस तक पहुंचते देखते हैं। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि वैसे तो सोनेवा चिंगसुक की काफी मदद करता है, मगर बार बार उसे अवॉइड करने की भी कोशिश कर रहा था, मानो वो उसकी मौजूदगी से भी इरिटेट हो रहा हो। इसलिए चिंगसुक सोनेवा को रुकने को कहता है और इसी चक्कर में चिंगसुक का मौन व्रत टूट जाता है। इधर कई जगह वो फोटो दिखाने के बाद भी उन्हें वो वर्जिन शमन नहीं मिलती, लेकिन उस एड्रेस पर उन्हें एक दूसरा आदमी मिलता है जो बताता है कि जिस शमन को वो ढूंढ रहे हैं वो अब डेगू में रहती है। लेकिन वो उन्हें वार्न भी करता है कि उस शमन से मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचता। अब उस आदमी से बात करने के बाद सोनेवा और चिंगसुक दोनों डेगू की तरफ निकल जाते हैं। अगले सीन में हम एक बार फिर से उसी लड़की को देखते हैं जिसके पास इस बार उस शैतान की अगली शिकार आती है, जो दिखने में कोई स्कूली बच्ची लग रही थी। हर बार की तरह ये लड़की उसे भी चुपचाप देखती रहती है और खून का वो प्याला फिर से दरवाजे के सामने रख देती है, जिसे देखकर वो शैतानी बच्ची वहां से मुस्कुराकर चली जाती है। इस पल हम इस लड़की के घर में कुछ और भी नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि घर के कोने में एक औरत खड़ी है जो बहुत ही डरी हुई लग रही थी। इधर चिंगसुक और सोनेवा स्टेशन तक पहुंच चुके थे। यहाँ हम सोनेवा के हाथ में फिर वही लेटर और वो खून से सना हुआ शर्ट देखते हैं। इस लेटर में कोई लड़की सोनेवा से अपने किए पर माफी मांग रही थी। साथ ही उसने लिखा था कि उसने जो किया है उसके लिए वो खुद को खत्म करने वाली है, लेकिन जाते जाते वो सोनेवा से सिर्फ इतनी विनती करती है कि वो उसके बेटे का ख्याल रखे। अब इस पॉइंट पर हमें सोनेवा और चिंगसुक के अतीत का एक गहरा राज मालूम पड़ता है। असल में आज से कई साल पहले सोनेवा की बीवी और उसके बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और वो एक्सीडेंट एक ट्रक ड्राइवर के कारण हुआ था, जो और कोई नहीं बल्कि चिंगसुक की माँ थी। यानी उस एक्सीडेंट के बाद चिंगसुक की माँ ने गिल्ट में आकर खुद की जान ले ली थी और साथ ही उसने चिंगसुक की जिम्मेदारी सोनेवा को दे दी थी। मगर प्रेजेंट में फिर भी सोनेवा चिंगसुक से बहुत ही नफरत करता था। इनफैक्ट वो उसके बचपन में उसका गला घोंटकर उसे मारने की भी कोशिश कर चुका था। ऊपर से सोनेवा हमेशा से दूसरी दुनिया से जुड़ा रहा है, इसलिए उसके आगे पीछे लगी आत्माएं उसे चिंगसुक से बदला लेने के लिए उकसाती रहती हैं। लेकिन फिर भी वो कभी अपना बदला ले नहीं पाया और शायद इसीलिए आज भी सोनेवा इतनी तकलीफ में दिखाई देता है। और यही वजह है कि आज भी सोनेवा गुस्से में चिंगसुक को अकेला छोड़कर डेगू की तरफ निकल जाना चाहता है।
मगर उसके गुरुजी उसे ऐसा करने नहीं देते। वो उसे समझाते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू पाना होगा, क्योंकि उसे अपना काम पूरा करना है। दूसरी तरफ हम वापस डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसे एक और लाश मिलती है। ये वही औरत थी जिसे हमने उस डिलीवरी मैन के साथ देखा था। इसी दौरान डिटेक्टिव को अपने कलीग डोंगजिन का फोन आता है, जो उसे बताता है कि पिछले विक्टिम्स की ऑटोप्सी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। मरने का कुछ खास कारण तो पता नहीं चला, मगर कुछ अजीब बातें सामने आई हैं। वो बताता है कि डॉक्टर के हिसाब से एक रात में ही बॉडी डिकम्पोज हो चुकी थी, जो साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से उसके स्कल पर एक गहरा गड्ढा मिला है, मानो कोई चीज उसके अंदर घुस गई हो। अब ऐसे डिस्क्रिप्शन सुनकर डिटेक्टिव खुद भी चौंक जाता है, वो भी खासकर तब जब उसे अपने सामने पड़ी लड़की की लाश में भी वही साइंस दिखाई देते हैं। अभी डिटेक्टिव इसी बात का मुआयना कर ही रहा था कि तभी इस इलाके में सेनोवा और चिंगसुक भी पहुंच जाते हैं। अब सेनोवा को डेगू में पिछले दिनों में जो मर्डर्स हुए थे उसके बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो एक मैप में इन लोकेशंस को मार्क करता है, क्योंकि उसका अनुमान था कि उस शमन का घर इसी इलाके में होना चाहिए। इसके बाद ये बात वो चिंगसुक के साथ भी शेयर करता है और फिर वो दोनों डेगू के अलग अलग हिस्सों में शमन को ढूंढने का फैसला करते हैं। अब अपनी खोज के बीच सेनोवा को उस रोड पर हाल ही में हुई मौत के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो पहले इसी इलाके का मुआयना करने पहुंचता है। फिर हम देखते हैं कि वो डिटेक्टिव्स अब भी वहीं मौजूद थे। अब सेनोवा को क्राइम सीन पर देखकर डिटेक्टिव्स को उस पर शक होता है और वो उससे पूछताछ करने लगते हैं। फिर पहले तो सेनोवा सारे सवालों का सीधा सीधा जवाब देता है और वहां से जाने लगता है, मगर जब पुलिस उसके बैग को चेक करने की बात कहती है जिसमें उसने अपना हथियार रखा हुआ था, तो सेनोवा एकदम से वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी और डिटेक्टिव की मुठभेड़ हो जाती है। इसी चक्कर में सेनोवा का मैप वहीं गिर जाता है जहां उसने मर्डर लोकेशंस को मार्क करके रखा था। अब यहाँ से वापस लौटने के बाद डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन पहुंचता है और डोंगजिन को फौरन सेनोवा के बारे में पता करने को कहता है। फिर जब डोंगजिन डेटाबेस में चेक करता है तो उसे सेनोवा के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। फिर आगे डोंगजिन कहता है कि अपनी फैमिली को खोने के बाद सेनोवा एक मोनेस्ट्री में चला गया था, जहां वो एक एग्जॉसिस्ट का काम करता था। लेकिन बाद में बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मालूम हुआ कि उसे कभी मंक की उपाधि मिली ही नहीं थी, तो फिर उसे वहां से निकाल दिया गया था और तब से वो एक मेशन के तौर पर काम करता है। लेकिन पिछले 2 दिनों से वो वहां से भी लापता है। अब यहाँ डिटेक्टिव का शक सेनोवा पर स्ट्रांग होने लगा था और अब तक पुलिस स्टेशन में उस स्कूल की लड़की की मिसिंग होने की भी खबर आ चुकी थी, जो अपने घर से 2 दिनों से लापता थी। फिर उस लड़की के बारे में ये बात बाहर आती है कि बाकी विक्टिम्स की तरह उसने भी पिछले साल किसी मेडिटेशन कैंप में हिस्सा लिया था। तो इस कॉन्वर्सेशन के बाद डिटेक्टिव और डोंगजिन सीधा सेनोवा वाली लोकेशन पर जाने लगते हैं ताकि वो मैप ढूंढ सकें जो सेनोवा से छूट गई थी। आगे रास्ते में डोंगजिन डिटेक्टिव को फिर उस शमन के बारे में बताता है और उसे कहता है कि वो खुद उस शमन से मिलने गया था, जिसने उसे एक तालिस्मन भी दिया है, यानी ताबीज। इसके बाद वो ये तालिस्मन डिटेक्टिव को दे देता है ताकि आगे इस अजीब केस में जो भी हो मगर डिटेक्टिव सुरक्षित रह सके। हालांकि डिटेक्टिव को अब भी इन सब बातों में यकीन नहीं था, मगर फिर भी वो इसके लिए मान जाता है और उसे अपने पास रख लेता है। अब डिटेक्टिव को उस लोकेशन पर वो मैप मिल जाती है जिस पर वहां के मर्डर लोकेशंस मार्क किए हुए थे, जिससे उन्हें पक्का हो जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दूसरी तरफ हम चिंगसुक को देखते हैं जो खोजबीन करते हुए एक घर तक पहुंच जाता है। ये घर उसी लड़की का है जिसके पास हम हर विक्टिम को आते देख रहे थे। अब बाहर बारिश होने के कारण चिंगसुक को कुछ देर उस लड़की के घर पर रुकना पड़ता है। हम देखते हैं कि ये लड़की चिंगसुक का काफी ध्यान रखती है और इसी बीच इन दोनों के बीच में हम एक बॉन्ड को बनते देखते हैं। तभी अचानक चिंगसुक इस लड़की से पूछता है कि वो पहले कभी मिले हैं क्या, लेकिन इस पर यह लड़की इनकार कर देती है। अब तक बाहर बारिश भी रुक चुकी थी, इसलिए हम चिंगसुक को भी बाहर आते देखते हैं। लेकिन जब उसे घर के ऊपर एक बोर्ड नजर आता है तो वो समझ चुका था कि जिस लड़की को वो ढूंढ रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि यही है, क्योंकि ये घर उसी शमन का था। अब वो तुरंत ये बात बताने के लिए सेनोवा को ढूंढने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे एक और अजीब सा नजारा देखने को मिलता है। चिंगसुक अपने सामने एक स्कूल की लड़की को देखता है जो सभी विक्टिम्स के जैसे एक अजीब स्थिति में थी। उसे देखकर वो समझ जाता है कि शैतान ने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। अब तक सेनोवा भी यहाँ पहुंच चुका था और चिंगसुक उसे सारी बात बता देता है। यहाँ अब सेनोवा पहली बार चिंगसुक के सामने रिवील करता है कि द रेड आई को रोकने के लिए उन्हें एक खून करना होगा, जिसके लिए उन्हें उस लड़की को जान से मारना होगा, क्योंकि वही डीमन का आखिरी पड़ाव है और वो एक वर्जिन लड़की है। लेकिन चिंगसुक ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो उस लड़की को बचाने का फैसला करता है। फिर हम सेनोवा और चिंगसुक दोनों को उस घर की तरफ भागते देखते हैं
लेकिन वहां सबसे पहले चिंगसुक पहुंच जाता है और उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसे डोंगजिन से फिर कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन पता चलती है। डोंगजिन रिसर्च से पता लगाता है कि अब से कुछ समय पहले किसी प्रोफेसर किम ने एक मेडिटेशन कैंप ऑनलाइन शुरू किया था। उस कैंप में उन्होंने 7 लोगों को शामिल किया था और गौर करने वाली बात यह थी कि ये 7 लोग किसी न किसी टाइम पर खुद को मारने की कोशिश कर चुके थे, पर बाद में किसी हादसे से पहले प्रोफेसर खुद मारा गया और अब एक एक करके ये सभी लोग मारे जा रहे हैं। ये 7 लोग वही थे जिनकी अब तक मौत होती आई थी। साथ ही इनमें से एक वो शमन भी है जिससे डोंगजिन पहले भी मिल चुका है। कहीं ना कहीं ये सब कनेक्टेड है, क्योंकि इसी ग्रुप में हम उस लड़की को भी देखते हैं जिसे सेनोवा अब भी ढूंढ रहा था। अब ये बात सुनने के बाद डिटेक्टिव तुरंत सेनोवा को पकड़ने निकल जाते हैं। उधर हम देखते हैं कि चिंगसुक के पीछे सेनोवा भी शमन के घर पहुंचता है, लेकिन वहां उसे पूरे घर में कोई दिखाई नहीं देता। पर तभी कबर्ड के अंदर उसे एक हाथ दिखाई देता है जो इशारा करता है कि वो मेज पर रखे एक नोट को चेक करे। अब उस नोट में कोई सेनोवा को बुक्सान की मोनेस्ट्री आने को कह रहा था। अब इस पॉइंट पर सेनोवा कबर्ड में छुपी उस लड़की पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से उस पर वही डिटेक्टिव हमला कर देता है। यहाँ दोनों के बीच हाथापाई होती है, लेकिन बीच में वो शैतानी लड़की आ जाती है। अब ये लड़की डिटेक्टिव को भी जान से मारने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उनके पास वो ताबीज थी जो डोंगजिन ने उन्हें दिया था। फिर ये देखकर वो लड़की यहाँ से भागने लगती है, जबकि सेनोवा उसके पीछे पीछे भागता है ताकि वो उसे किसी और का कत्ल करने से रोक सके। लेकिन रास्ते में सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि हम सामने से डोंगजिन को आता हुआ देखते हैं, जिस पर ये लड़की अटैक कर देती है और इविल अब खुद को उसमें ट्रांसफर कर लेता है। यहाँ सेनोवा उसका सामना करने की कोशिश करता है, मगर डोंगजिन का शैतानी रूप उस पर हावी होने लगता है। इस वक्त रेड आई के सफर का ये आखिरी दिन था, इसलिए उसकी शक्ति अब अपनी चरम सीमा पर थी। ऐसे में डोंगजिन सेनोवा से कहता है कि उसकी मौत यहाँ नहीं बल्कि उसी मोनेस्ट्री में लिखी है, उसके गुरु के सामने। इसलिए अब वो उसे वहीं आने की चेतावनी देता है और वहां से चला जाता है। अब ग्वांगजू की तरफ हम 3 लोगों को बढ़ते हुए देखते हैं। चिंगसुक उस लड़की को लेकर यहाँ पहुँचता है, जबकि सेनोवा भी इसी एविल को रोकने की कोशिश में यहाँ आता है। लेकिन इन सबसे पहले यहाँ पहुँचता है डोंगजिन, जो आते ही सभी मॉन्क्स को मार देता है। इस बीच आसपास का माहौल पूरी तरह से बदलने लगा था, जैसे कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। इधर सेनोवा को फिर से अपने गुरु की परछाई दिखाई देती है। वो देखते हैं कि सेनोवा के पीछे अब कोई आत्माएं नहीं है, यानी ये आत्माएं भी अब उसका साथ छोड़ चुकी थी, क्योंकि सेनोवा खुद अपनी मौत के बहुत ही करीब खड़ा था। फिर गुरु उसे बताते हैं कि वो शैतान अपने 7 स्टोन्स पार कर चुका है और अब उसका 8वां शिकार खुद सेनोवा है, क्योंकि वही ब्लैक आई का असली रखवाला है। लेकिन गुरुजी उसे साथ में ये भी समझाते हैं कि उसे उस एविल का सामना करना ही होगा। इससे पहले कि वो उसे पजेस करे, खुद उसे उस रेड आई को कैद करना होगा। इधर हम चिंगसुक और उस लड़की को साथ मोनेस्ट्री पहुंचते देखते हैं, जहां चिंगसुक उससे उसका नाम पूछता है, जो अपना नाम आरन बताती है। अब इस बातचीत के दौरान यहाँ सेनोवा भी आ जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो इस वक्त चिंगसुक को यहाँ अकेला पाता है। यानी चिंगसुक जिस लड़की को लेकर अब तक भागता फिर रहा था, वो कभी यहाँ थी ही नहीं। फिर सेनोवा जब इस बात को पॉइंट आउट करता है तो चिंगसुक देखता है कि वहाँ आरन की जगह सिर्फ वो पत्थर रखा है, वही पत्थर जो उसके गुरु ने उसे दिया था। तो इससे हमें 2 बातें क्लियर होती हैं। पहली ये कि आरन असल में एक आत्मा है, और दूसरी ये कि उसने जो ब्लैक आई का पत्थर चुराया था वो उसने अब चिंगसुक को वापस कर दिया था। दूसरी तरफ हम डिटेक्टिव को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि डोंगजिन पर अटैक हुआ है और वो इस वक्त लापता है। फिर सच जानने के लिए डिटेक्टिव वापस उसी शमन के घर पहुंचता है, जहां उसे भी वही कबर्ड वाली औरत दिखती है। ये वही औरत थी जिसे हमने पहले भी आरन के घर में एक बार देखा था, जब वो काफी डरी हुई थी। यहाँ एक और बड़ी बात रिवील होती है कि वो शमन जिससे डोंगजिन मिला था वो असल में ये औरत थी और ये घर भी उसी का था, जबकि आरन तो सिर्फ एक आत्मा थी, एक ऐसी आत्मा जो प्रोफेसर किम के सपने को सच करने के लिए यहाँ मौजूद थी, और उसी ने यहाँ उस शमन को भी अपनी कैद में रखा हुआ था। इसके बाद वो शमन डिटेक्टिव को पूरी कहानी बताती है। असल में प्रोफेसर किम ने आज से बहुत साल पहले एक छोटी बच्ची को अडॉप्ट किया था, जिसका नाम था आरन। शुरू में आरन की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, मगर फिर एक दिन प्रोफेसर ने द रेड आई को आजाद कर दिया। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि प्रोफेसर किम आरन से कहते हैं कि शैतान को जिंदा रखने के लिए उन्हें एक वर्जिन मेड की जरूरत है, जो अपनी खुशी से अपना बलिदान दे।
यानी कि जो शैतान के लिए गुलामी करे और लोगों को 7 स्टेपिंग स्टोन्स बनने पे मजबूर करे। फिर अपने पिता को खुश करने के लिए आरन खुद को सेक्रीफाइस करने का डिसीजन लेती है और तब वहां से प्रोफेसर एक मेडिटेशन ग्रुप शुरू करते हैं। यहाँ आरन ही 7 लोगों को अपने वश में करती है और उस मेडिटेशन कैंप का हिस्सा बनती है। ये वही लोग थे जिनकी अब तक मौतें हुई थी, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि यहाँ कोई और भी था जो आत्मा बनकर इस ग्रुप में शामिल थी। और ऑफ कोर्स यही थी आरन। आरन ने ही अपने पिता के खातिर इन 7 लोगों का खून अपने पास रखा और एक एक करके वो उसे उस रेड आई को देती गई ताकि वो अपने विक्टिम्स तक पहुंच सकें और उन्हें पार करता जाए। इसलिए हम उन विक्टिम्स को आरन के घर के सामने देखते थे, क्योंकि असल में शैतान यहीं से अपना अगला शिकार का पता लगाता रहता था। तभी उसने वो ब्लैक आई का कब्र चुराया था ताकि अंत में उसे इस शैतान के हवाले कर सके। अब ये औरत डिटेक्टिव को आगे बताती है कि असल में वो वर्जिन यही शमन थी, लेकिन जब उस दिन डिटेक्टिव का दोस्त डोंगजिन उनसे मिलने आया तो ताबीज बनाने के नाम पर उसने उसका भी खून कलेक्ट कर लिया और वो खून मॉन्स्टर को दे दिया ताकि वो अपनी जान बचा सके। साथ ही आरन ने उससे वादा किया था कि अगर वो उसके लिए किसी दूसरे 7th सोल को ढूंढ लेगी तो वो उसे जाने देगी। इसलिए इस शमन ने अपना प्लेस डोंगजिन को दे दिया था, जिस वजह से वो पजेस होकर मोनेस्ट्री पहुंच चुका था। अब ये बात सुनकर डिटेक्टिव पूरी तरह से शॉक रह जाता है और फैसला करता है कि अब वही हर हाल में डोंगजिन को जाकर बचाएगा। वहीं अब तक सेनोवा और चिंगसुक शैतान से लड़ने की तैयारी कर चुके थे, जहां सेनोवा चिंगसुक को बताता है कि उन्हें किसी तरह डोंगजिन को बुलावा देना होगा ताकि वो सेनोवा पर हमला करे। और जब एक बार ये इविल सेनोवा में खुद को ट्रांसफर करेगा तो ठीक उसी मोमेंट पर चिंगसुक को उस पर हमला करना होगा ताकि रेड आई उसी के साथ खत्म हो सके, क्योंकि इस वक्त वही ब्लैक आई का रक्षक यानी कि फाइनल स्टेपिंग स्टोन है। इसके बाद सेनोवा और चिंगसुक मंत्र का घेरा तैयार करते हैं जिसमें डोंगजिन सेनोवा के ऊपर हमला करता है, लेकिन ऐन मौके पर कुछ और ही होता है। अब डोंगजिन सेनोवा को बताता है कि असल में वो इस मोनेस्ट्री से भाग गया था, जबकि उसे यहीं रहकर ब्लैक आई की रक्षा करनी थी। इसलिए असल में गार्ड वो नहीं बल्कि चिंगसुक है जो अब तक इसी मठ में रहा और ब्लैक आई की रक्षा करता रहा। तो ये कहकर डोंगजिन अब आरन की आत्मा को एक बार फिर से बुलाता है ताकि वो चिंगसुक को ढूंढकर उसके सामने ला सके और फिर वो चिंगसुक पर काबू करके अपना सफर खत्म कर सके। इस तरह अब आरन की आत्मा एक बार फिर से सामने आती है जो शैतान को चिंगसुक तक पहुंचा देती है। इसी बीच सेनोवा भी एविल के सामने कमजोर पड़ने लगा था, मगर तभी मोनेस्ट्री के अंदर एक चमत्कार होता है और हम देखते हैं कि गुरुजी की बॉडी अब भी अंतिम संस्कार के लिए अंदर रखी हुई थी और अचानक से उसके अंदर से कई मंत्रों का उच्चारण शुरू हो जाता है। इसी बीच सेनोवा और डोंगजिन की लड़ाई होती है, जबकि चिंगसुक वहां से भागने की कोशिश करता है। अब तक डिटेक्टिव भी वहां पहुंच चुका था, लेकिन वो वहां मारा जाता है। फिर सेनोवा डोंगजिन पर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो इविल पूरी तरह से चिंगसुक पर हावी हो चुका था, जिसके बाद वो ब्लैक आई की कब्रों को खोल देता है और उसके बाद हम आसमान में नर्क का दरवाजा खुलते हुए देखते हैं। इसके बाद चिंगसुक के अंदर मौजूद शैतान सेनोवा को ललकारता है कि देखो, ये वही लड़का है जिसके कारण तुम्हारे पूरे परिवार की मौत हो गई थी और आज वापस उसी की वजह से सेनोवा अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। इस तरह वो सेनोवा को भड़काने की कोशिश करता है ताकि वो अपने हाथों से चिंगसुक को मार गिराए, लेकिन सेनोवा ऐसा नहीं करता। उल्टा वो अपने खून से चिंगसुक के ऊपर एक मंत्र लिख देता है और उसको जोर जोर से पढ़ने लगता है। तभी इसी चैंटिंग के प्रभाव से अचानक वो शैतान कमजोर पड़ने लगता है, जिसके बाद हम ब्लैक आई को सेनोवा में दाखिल होते देख पाते हैं। अब हम देखते हैं कि सेनोवा चिंगसुक से विनती करता है कि वो उसे मारकर इस कहानी को यहीं समाप्त कर दे। हालांकि चिंगसुक ऐसा करना तो नहीं चाहता था, मगर उसके पास कोई और चारा नहीं था। अब वो सेनोवा को मार गिराता है, जिस वजह से वो शैतान अपना आखिरी पड़ाव पार नहीं कर पाता। फिर आखिर में हम चिंगसुक को उसी डेजर्ट में आते देखते हैं जहां वो द रेड आई को अपने कब्र में वापस कैद कर देता है और यहीं पर उसे एक बार फिर से आरन की आत्मा दिखाई देती है जो अब शैतान से आजाद हो चुकी थी। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बुद्धिस्ट रिलीजन में एक संस्कृत संवाद को मान्यता दी जाती है जिसे हम डायमंड सूत्रास कहते हैं। उस सूत्र में से एक कहानी रेड आई और ब्लैक आई वाले इसी शैतान की है जो हमें फिल्म की शुरुआत में सुनाई गई थी। कहानी में हम नंबर 8 का महत्व देखते हैं, जिसके अंत में शैतान नरक को धरती पर लाना चाहता था। असल में बुद्धिज्म के अनुसार जीवन चक्र सिर्फ 8 भागों में बटा हुआ है, इसलिए शैतान को भी इंसान को हराने के लिए 8 रातों की जरूरत थी। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना।
साथ ही इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। लेकिन अगर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।